नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे वंश के बारे में जिसने शासन तो बहुत ही कम समय किया लेकिन उपलब्धियां बहुत सारी हासिल की। तो उस वंश का नाम था सूर वंश, जिसे इतिहास में सूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इस वंश की स्थापना करने वाले शासक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिनका वास्तविक नाम फरीद था और इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि एक सामान्य जमींदार थे। बचपन से ही इनका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा और इस संघर्षपूर्ण जीवन में ही ये अपने पिता का घर छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए। लेकिन इनमें जो योग्यताएं थी वो बहुत अधिक थी और अपनी इन योग्यताओं के आधार पर ही ये एक सामान्य सैनिक से सम्राट बने, और वो भी उत्तर भारत के। तो ऐसे में बच्चों, इनके शासन की जो शुरुआत हुई उससे पहले इन्होंने जो संघर्ष किया उसके बारे में भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। बिहार, जो आज के समय भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो प्राचीन भारत में मगध के नाम से जाना जाता था, उसी बिहार के दक्षिणी हिस्से में ये उस समय के तत्कालीन शासक बहार खां के यहाँ नौकरी करने लगे, क्योंकि अपने पिता के घर में इन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। और ऐसे में ये बहार खां के यहाँ नौकरी करने लगे और उसके पुत्र के संरक्षक बन गए। और एक बार की घटना है कि ये दोनों ही अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गए और वहाँ निहत्थे फरीद ने एक शेर को सिर्फ एक तलवार के द्वारा धराशायी कर दिया। इस घटना को बहार खां ने अपनी आंखों से देखा तो उसने इन्हें नाम दिया शेर खां। और जब ये उत्तर भारत में सम्राट बने तब इन्होंने इस शेर खां की उपाधि को ही अपने नाम के रूप में धारण कर लिया और इस तरह से एक सामान्य फरीद नाम का सैनिक भारत का शासक बना, शेरशाह सूरी के नाम से। लेकिन क्या ये शासक आसानी से बन गए? नहीं, इसके लिए इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। आरंभ में ये मुगलों की सेना में एक सामान्य सैनिक के रूप में भी रहे थे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के द्वारा इन्होंने भारत में जहां कभी मुगल वंश की नौकरी की, वहीं उसी मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं को विभिन्न युद्धों में हराकर भारत से भागने के लिए विवश कर दिया। ऐसा इनकी महत्वाकांक्षाओं और इनके शौर्य के कारण ही संभव हो पाया। इसके अलावा इन्होंने हुमायूं को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इनके सामने और भी कई बड़ी शक्तियां थी। उस समय मालदेव एक शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि महाराणा सांगा, जिनका बाबर से युद्ध हुआ था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद राजपूताना में जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो मालदेव ही थे। मालदेव, जिनके लिए इन्होंने भी कहा कि बहुत ही प्रतापी शासक थे। अगर मेरा इनके सामने युद्ध होता तो शायद शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी ने ऐसा स्वयं ने कहा कि मैं इस युद्ध में हार जाता। तो इसने क्या इस युद्ध को शक्ति के बल पर जीता? नहीं, कई बार युद्ध शक्ति के बल पर नहीं बल्कि कूटनीति से भी जीते जाते थे। तो ऐसा ही कुछ शेरशाह ने मालदेव के खिलाफ भी किया। इसने मालदेव के सेनापति जेता और कूपा के बारे में ऐसी अफवाह फैला दी कि मालदेव ने अपने सेनापतियों पर ही अविश्वास किया और उन्हें वहीं शिविर में छोड़कर वापस अपने
क्षेत्र में चला गया, लेकिन जो उसके सेनापति थे उन्होंने इसे अपनी आन बान शान के खिलाफ समझा कि हमारे राजा ने ही हम पर विश्वास नहीं किया और ऐसे में हम अपने लोगों को अपना क्या मुंह दिखाएंगे, तो इससे अच्छा है रणभूमि में ही हम समर्पित हो जाएं। और उन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा कि उत्तर भारत के शासक शेरशाह को भी ये कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो सोचिए आप कि अगर मालदेव भी इस युद्ध में शामिल होता तो क्या शेरशाह इस युद्ध में जीत पाता? नहीं जीत पाता। लेकिन वही बात है कि अक्सर हम लोग अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते, जिसका फ़ायदा दुश्मन आसानी से उठा लेते हैं। और यहाँ भी शेरशाह ने इस सारी परिस्थितियों का फ़ायदा उठा के जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया और मालदेव को विवश कर दिया हार के लिए। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विभिन्न युद्ध अभियान किए। इसने अपना साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला लिया था। तो इस तरह से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन हमेशा आप सफलता हासिल करते रहो ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह सूरी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हुए और इनकी इस अचानक मृत्यु होने से शेरशाह सूरी ने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि जो इनके उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह, उन्होंने कुछ समय तक ही शासन किया। यानी इनकी मृत्यु के बाद 1544 से 1553 ईस्वी तक ही शासन किया और उसके बाद हुमायूं ने वापस लौटकर इनके वंशजों को युद्ध में पराजित कर दिया। हाँ, सूर साम्राज्य कुछ समय के लिए ही रहा, लेकिन ये साम्राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से शेरशाह के द्वारा जो सुधार कार्य किए गए और जो निर्माण कार्य किए गए वो इतिहास में आज भी याद रखे जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि शेरशाह ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया भूमि के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय जो लगान की इनकम होती थी, यानी जो टैक्स आता था, वो विशेष रूप से भूमि के क्षेत्र से आता था और वो भी कृषि भूमि से। तो उसने इस क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं थीं, जैसे कि गल्ला बख्शी, बटाई, नष्क मुक्ताई व नकदी या जब्ती प्रणाली, इसने इन तीनों तरह की प्रणालियों को प्रचलन में रहने दिया। जिसमें बच्चों जो कनकूत प्रणाली है, इसमें खेती को पगों या रस्सी से नापा जाता था और प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके राजस्व वसूल किया जाता था। और इसके अलावा जो ये बटाई वाली व्यवस्था थी, इसमें ये व्यवस्था आज भी जारी है। इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो मालिक से जमीन को या कृषि भूमि को खेती के लिए ले लेता है और जो उपज होती है उसका आधा हिस्सा जमीन के मालिक को दे देता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था प्राचीन भारत में भी थी और आज भी इस व्यवस्था को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जब्ती प्रणाली थी, इसमें भूमि की पैदाइश के आधार पर, यानी इसमें लगभग 10 वर्ष में फसल की पैदावार और उत्पादन लागत का सर्वे किया जाता था और उस सर्वे के आधार पर राजस्व वसूला जाता था। तो इस तरह से इसने इन सभी व्यवस्थाओं को चालू रखा, लेकिन इसके साथ ही लोगों की जो चॉइस होती थी कि आप चाहें तो बटाई वाली व्यवस्था अपना लें, आप चाहें तो नकदी या जब्ती प्रणाली जो भी है इसे अपना सकते हैं। तो इस तरह से इसने कृषि क्षेत्र में भी सुधार किए
ताकि किसानों से अधिक मात्रा में लगान ना वसूला जाए। इसके साथ ही उस समय अगर कोई अकाल जैसी स्थिति आ जाती थी तो उन्हें रियायत भी प्रदान की जाती थी। इसके बाद आता है इनका जो दूसरा प्रशासनिक सुधार था, वो था मुद्रा ढलाई में सुधार करना, यानी जो सिक्के थे उनमें इन्होंने नए प्रयोग किए, जैसे कि तांबे का 380 ग्रेन का दाम और चांदी का 178 ग्रेन का दाम इन्होंने जारी किया और उसे नाम दिया रुपया। रुपया ये नाम आप आज भी सुनते हो, तो इस रुपया शब्द को ही शेरशाह सूरी ने जारी किया। फिर इन्होंने जो सबसे बड़े सुधार किए, क्योंकि कृषि के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है व्यापार और वाणिज्य। और भारत का व्यापार तो प्राचीन समय से ही यूरोप और आपके सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में शेरशाह ने भी इस क्षेत्र में अपने थोड़े से समय के शासनकाल में सुधार किए। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कें और अनेक सरायों का निर्माण करवाया और उसमें भी सबसे जो लंबी सड़क थी, यानी बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। आज का जो ये सोनार गांव है ये आपके पश्चिमी बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में स्थित है और पेशावर पाकिस्तान में। इस सड़क का निर्माण करवाया और इसका अस्तित्व आज भी है। इसके अलावा सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, सरायों का निर्माण करवाया जिसमें हिंदू और मुस्लिम व्यापारी अलग अलग ठहर सकें। और इस रोड को पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन वो नाम जो था वो था उत्तरापथ, लेकिन इसने इस उत्तरापथ को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया, जिसे आज भी हम जानते हैं। और तो और शेरशाह सूरी के इस सड़क निर्माण कार्य को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि हमने हमारे नेशनल हाईवे नंबर 1 का नाम भी शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग रखा, क्योंकि इसने जो सड़कों के रूप में जो निर्माण करवाए उसे याद रखने के लिए हमने ये नाम इन्हें दिया है। फिर बच्चों, शेरशाह ने उस समय की परंपरा के हिसाब से अपने जीते जी ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया। ये कैसी पद्धति रही कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे याद रखा जाए। कुछ लोग चाहते हैं उन्हें उनके कार्यों से याद रखा जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग उनके कार्यों से जुड़े हुए कोई इमारत या किसी और चीज़ के रूप में उन्हें याद रखें। तो ऐसे में शेरशाह ने अपने जीते जी ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था और ये मकबरे का निर्माण पूर्ण हुआ था उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद। लेकिन जो ये इमारत इन्होंने बनवाई, कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैलियों का समन्वय था। इसका जो आकार था बच्चों, ये शिव के डमरू के आकार के जैसा प्रतीत होता है। और तो और इसके लिए कहा जाता है कि इस मकबरे पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव रहा था। और बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो शेरशाह सूरी ने सिक्के ढलवाए थे, उन सिक्कों में उसने अरबी और देवनागरी भाषा में अंकन करवाया था, जो कि एक बड़ी बात है। तो इस तरह से शेरशाह सूरी ने भारत में कुछ समय के लिए ही शासन किया, लेकिन एक शक्तिशाली वंश को उसने अपने उपलब्धियों के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया और वो वंश था मुगल वंश। लेकिन अपनी कूटनीति के द्वारा उसने राजपूताना के सबसे शक्तिशाली शासक मालदेव को भी हराया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी सूरवंश जो भारत में कुछ समय के लिए ही रहा, लेकिन अपने कुछ समय के शासन के बावजूद भी वो इतिहास में अपने कार्यों के कारण जाना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।